बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हम आज सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 गैशियस एक्सचेंज डिस्कस करेंगे। ये हमारी इस बुक का पहला चैप्टर है। इसके लिए भी हमने फर्स्ट ईयर की तरह नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब को फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखें बेटा, इंसानी ज़िंदगी में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है एनर्जी। बल्कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है एटीपी यानी एनर्जी का सोर्स। अब जो एनर्जी का सोर्स है इट इज़ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द बॉडी। अगर एनर्जी ना मिले तो ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव करना मुश्किल है। अगर एनर्जी मिलेगी तो एक नॉर्मल वे में सर्वाइव करना आसान हो जाएगा। ठीक है भाई। अब एनर्जी फॉर्मेशन डिपेंड करती है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन पे। ठीक है। अब रेस्पिरेशन की जो सिंपल सी इक्वेशन जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो आउटपुट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो मेन प्रोडक्ट आपके पास बनता है दैट इज एटीपी यानी एनर्जी। इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी फॉर्मेशन है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेटाबॉलिज्म दो तरह से हो सकती है, विद ऑक्सीजन भी हो सकती है और विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकती है। लेकिन फर्स्ट ईयर में ये बात हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बग़ैर ऑक्सीजन के बग़ैर गैसेस के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेटाबॉलिज्म होगी तो एनर्जी का लेवल बहुत थोड़ा होगा, बल्कि इतना कम होगा कि दैट विल नॉट बी एसेंशियल फॉर द लिविंग सिस्टम, फॉर द लिविंग वर्ल्ड। एनर्जी की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए लिविंग सिस्टम्स के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ग्लूकोज को फॉर एग्जांपल मेटाबोलाइज करते हैं यूजिंग ऑक्सीजन तो यू विल बी हैविंग 36 molecules of ATP, यानी you will be having the bulk of energy. If bulk of energy is required, a very large amount of energy is required, then oxidation of glucose would be preferred. ठीक है। अब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, यानी हम ऑक्सीजन को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनहेल करेंगे तो मैक्सिमम एनर्जी का आउटपुट हमें मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी फॉर्मेशन दो स्टेप्स में होगी। ठीक है। अब ये जो दो स्टेप्स हैं इसमें पहला स्टेप है गैसियस एक्सचेंज और दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वन बाय वन इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। गैसियस एक्सचेंज स्टेप नंबर 1 में हम एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। जो ऑक्सीजन इनहेल होगी ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करने के बाद एनर्जी बनाएगी और इस एनर्जी फॉर्मेशन के प्रोसेस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड सरप्लस अमाउंट में यानी एक्स्ट्रा अमाउंट में जनरेट होगी। अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी इट इज़ अननेसेसरी फॉर द बॉडी एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी एक्सहेल्ड आउट। इसका मतलब ये है कि फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन ऑक्सीजन शुड बी इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी एक्सहेल्ड आउट। ये जो प्रोसेस है इन विच ऑक्सीजन इज इनहेल्ड and carbon dioxide is exhaled out, this process is given the name as gaseous exchange. इस प्रोसेस को गैशियस एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है। तो गैशियस एक्सचेंज फिनोमेना सिंपली एक्सचेंज ऑफ द गैसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैं रिपीट कर देता हूँ, गैशियस एक्सचेंज इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है भाई। और इसका मेन पर्पस क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका वन ऑफ द मेन पर्पस इज एनर्जी फॉर्मेशन। जैसे इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके प्रोडक्ट्स के तौर पे बनेगी ये सरप्लस क्वांटिटी में होगी, इसको रिलीज आउट करना भी ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2 सेलुलर रेस्पिरेशन जी। सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन, इसकी पूरे की पूरी डिटेल जो है हम चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायो एनर्जेटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। वहाँ पर आपको ये इक्वेशन जो है ना बड़ी डिटेल से डिस्कस की गई है कि जब ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो 36 एटीपी 4 स्टेप्स में जनरेट होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जी। ठीक है भाई। तो अब हमने आज के इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ गैसियस एक्सचेंज की बात करनी है। अब गैसियस एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया। गैसियस एक्सचेंज जो है इसके लिए जो अल्टरनेटिव टर्म्स आपको किताब में मिलेंगी, ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, ऑल ऑफ दीज
are the alternative terms which are used for the process of gaseous exchange. ठीक है, यानी इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, वेंटिलेशन भी कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं और ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये आप इसलिए नोट करेंगे कि देखें जब आपके पास एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो बाद औक़ात आपसे ब्रीदिंग का सवाल पूछ लिया जाता है, बाद औक़ात आपसे वेंटिलेशन का पूछ लिया जाता है, उस वक्त फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं ब्रीदिंग और वेंटिलेशन क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें कि द अल्टरनेटिव टर्म्स फॉर गैसियस एक्सचेंज विच आर बीइंग यूज्ड, ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ज़रूरी है कि मैक्सिमम गैसेस को इनहेल किया जाए, मैक्सिमम गैसेस को इनसाइड द बॉडी एब्जॉर्ब किया जाए। अब गैसेस को इनसाइड द बॉडी एब्जॉर्ब करने के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी ट्रैक का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, दिस ट्रैक विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच it can easily not only absorb but also retain the gases। यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये ना सिर्फ गैसेस को एब्जॉर्ब कर सके बल्कि एब्जॉर्प्शन के बाद गैसेस को रिटेन भी कर सके। क्योंकि देखें अगर ऑक्सीजन बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और इसी तरह से वापस निकल जाती है फिर तो इसका कतई कोई फ़ायदा नहीं। एज इन केस ऑफ नाइट्रोजन हम ये देखते हैं कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में 79% नाइट्रोजन है, बट प्लांट्स आर ऑलवेज फेसिंग द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। उसकी वजह यह है कि प्लांट्स में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब जरूर होती है लेकिन रिटेन नहीं की जा सकती, फिर वापस चली जाती है। ठीक है, सो गैसेस शुड बी रिटेन्ड, गैसेस शुड बी फिक्स्ड। तो इस तरह की सरफेस का होना जरूरी है बाय विच अ लिविंग सिस्टम कैन नॉट ओनली एब्जॉर्ब बट आल्सो रिटेन द गैसेस एज वेल। तो वो पार्ट, वो रीजन ऑफ द बॉडी जो गैसेस को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ रिटेन करने की सलाहियत रखता है, उस पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस की टर्म यूज की जाती है। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी सरफेस इज द पार्ट ऑफ द बॉडी in which not only gases are absorbed but also the gases can be retained। गैसेस सिर्फ एब्जॉर्ब ही नहीं होती बल्कि गैसेस को रिटेन भी किया जा सकता है। So respiratory surface have some important characteristic features. Number 1, the surface area of the respiratory surface should be larger enough। जो surface area है it should be larger enough। Number 2, the respiratory surface should kept moist। Number 3, this surface must be thinner। Number 4, the surface should be well ventilated। And number 5, there would be efficient blood supply। ठीक है भाई, ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो रेस्पिरेटरी सरफेस को डिफाइन करती हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज आपको अल्वियोलाई पे जाके नजर आती हैं। सो अल्वियोलाई इन ह्यूमन बॉडी इज कंसिडर्ड एज द रेस्पिरेटरी सरफेस। तो अब ये जो 5 प्रॉपर्टीज हैं इनकी जरा डिटेल देख लें। देखें, द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, ये जो लार्ज सरफेस एरिया है ये क्यों जरूरी है? लार्ज सरफेस एरिया इसलिए जरूरी है कि जो लार्जर सरफेस एरिया है इट कैन प्रोवाइड एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ठीक है, इट कैन प्रोवाइड एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, अच्छा, अब लार्ज सरफेस एरिया का फायदा क्या होता है कि सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा गैसेस का एक्सचेंज उतना ही फेवरेबल होगा। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे है कि देखें जब आप कपड़े को धो के टांगते हैं तो उसको सुखाने के लिए आप उसको फैला देते हैं, क्योंकि जब आप कपड़े को फैलाते हैं उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, उससे जो इवेपोरेशन रेट है, जो क्रॉस ऑफ द गैसेज है या क्रॉस ऑफ द एयर है, वो बढ़ जाता है। सो रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। इट शुड केप्ट मॉइस्ट। देखें, आपने केमिस्ट्री में यकीनन ये बात पढ़ी है कि जो ड्राई सरफेस है, ड्राई सरफेस पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेज है वो कम होता है, लेकिन जो मॉइस्ट सरफेस है, वेट सरफेस है, इट कैन प्रोवाइड अ लार्जर वॉल्यूम या लार्जर रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ठीक है, केमिस्ट्री में इसकी पूरी डिटेल आपको पढ़ाई भी जाती है। सो
रेस्पिरेटरी सरफेस शुड केप्ट मॉइस्ट, क्योंकि मॉइस्ट सरफेस पे जो डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज है दैट इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू ड्राई सरफेस। नंबर 3, द सरफेस शुड बी थिनर। जितनी थिन सरफेस होगी एक्सचेंज या इवेपोरेशन ऑफ द गैसेस पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, इसकी मिसाल मैं फिर दोबारा कपड़े की देता हूँ कि जब आप बारीक कपड़ा और मोटा कपड़ा दोनों को अगर आप हवा में टांगते हैं तो बारीक कपड़ा जल्दी खुश्क होता है। उसकी वजह थिनर सरफेस की वजह से इवेपोरेशन रेट, इवेपोरेशन वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिकम्स मोर फेवरेबल, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इज पॉसिबल। ठीक है। नंबर 4, वेल वेंटिलेटेड सरफेस। एयर को क्रॉस करने में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, एयर आसानी से आए और आसानी से वापस जाए। उसकी मिसाल ऐसे है, आप देखें हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जब हमें ज़ुकाम लगा होता है, इन्फ्लुएंजा हो, फ्लू हो, तो क्या होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में रेशा गिर रहा होता है, जिसकी वजह से गैसेस की डिफ्यूजन जो है ना वो स्लो हो जाती है एंड वी आर फीलिंग सफोकेशन। लेकिन एक हेल्दियर पर्सन जिसको फ्लू नहीं है, जिसको रेशा नहीं है, चेस्ट जिसकी बिल्कुल क्लियर है, वो जब गैसेस को इनहेल करता है तो बड़ी आसानी से इनहेल करता है। इसका मतलब ये है कि रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी वेल वेंटिलेटेड। देयर शुड बी एफिशिएंट ब्लड सप्लाई। मैंने आपको बताया कि सिर्फ गैसेस को एब्जॉर्ब करना काफ़ी नहीं है, बल्कि गैसेस को रिटेन करना भी ज़रूरी है।